हाय लर्नर, दिस इज प्रतिमा शर्मा। हम सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल को स्टडी कर रही है। चैप्टर 19 का यूनिट फर्स्ट है इंडेक्स नंबर। ओके, सो आज हम इंडेक्स नंबर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके कई सारे पार्ट्स आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, सो इंडेक्सेस होते क्या है? इंडेक्स एक टाइप का डिवाइस है और एक्सटेंशन वर्जन है टाइम सीरीज का। जैसे आपने टाइम सीरीज के बारे में सुना होगा। टाइम सीरीज क्या होती है? ये क्वांटिटेटिव डेटा को उनकी अकरनेस के हिसाब से रिकॉर्ड करती है, तो ये हमारी टाइम सीरीज होती है। तो ये टाइम सीरीज का एक्सटेंशन है, कह सकते हो। ये एक्सटेंशन होता है टाइम सीरीज का। ये क्या करता है? ये ऐसे दो वेरिएबल को कंबाइन करता है जो आपस में नॉन कंपेरेबल यूनिट्स है। ओके, सो ये हमारा कहलाता है इंडेक्स। अब इंडेक्स नंबर आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज, एनजीओज, ये सारे रिलीज करते रहते हैं। आपने सुना होगा आज इसका इंडेक्स आया, उसका इंडेक्स आया। सो इंडेक्सेस की खासियत की बात करूं तो सबसे पहले क्या होती है? फ्री, यूनिट फ्री होती है। ये क्या होता है? यूनिट फ्री। ये इसमें कोई यूनिट नहीं होता। दूसरा, इसको कैलकुलेशन, ये इंडेक्सेस नंबर होते हैं प्री डिटरमाइंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए जाते हैं। आज हम इस पूरे पीडीएफ में आपके पास कई सारे ऐसे फॉर्मूले भी गिवन है जिसके थ्रू आप इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। सो इंडेक्स को और इंडेक्स के बारे में पता करोगे तो ये पता लगेगा कि इकोनॉमिक बैरोमीटर्स भी कहा जाता है। इंडेक्स को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक बैरोमीटर। ठीक है, सो ये बात रही इंडेक्सेस की। और इंडेक्सेस का यूजेस तो जनरल सीए के डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसीज बनाने में। आपने सुना होगा कि डीए मिलता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती हैं उनको डीए दिया जाता है, डीए यानी डियरनेस अलाउंस। वो किस बेसिस पे दे दिया जाए? ताकि जैसे इन्फ्लेशन आ रहा है यानी महंगाई बढ़ रही है तो उनको एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया जाता है। मतलब उनकी सैलरी एक्चुअली नहीं बढ़ाई जाती बट उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया जाता है। और ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? कि इंडेक्स नंबर क्या है उस पर्टिकुलर ईयर का। सो चलिए डिस्कस करते हैं इसके इंट्रो के साथ जो इस पीडीएफ में गिवन है। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इंडेक्स नंबर are convenient device for measuring relative change of differences from time to time or place to place। ये vary करता है। जस्ट लाइक अर्थमेटिक मीन जैसे आप निकालते हो वैसे ये सेट ऑफ वेरिएबल्स को, यानी ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ वैल्यू ओवर द टू और मोर डिफरेंट पीरियड और लोकेलिटी। सो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है कि इंडेक्स नंबर क्या होता है? इट इज अ रेशियो है टू और मोर टाइम पीरियड का जो बेस। एक देखो इसमें दो चीजें का रेशियो बनता है। एक होता है बेस ईयर और करंट ईयर। बेस ईयर को P0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी P4 यहाँ पे प्राइस है। अगर मैं प्राइस का बेस ईयर ले रही हूँ तो P0 से रिप्रेजेंट करूंगी और करंट ईयर को P1 से। सो ये एक टाइप का रेशियो गिवन होता है। जैसे कई सारे इंडेक्सेस नंबर NSI, BSI और WPI और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वेटेड प्राइस इंडेक्स आता रहता है। तो ये सारे इंडेक्सेस का फॉर्म है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि इंडेक्सेस है क्या? बेसिकली रेशियोज है। ओके, सो आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा है कि इसकी ब्रॉड दो क्लासिफिकेशन है। इंडेक्सेस की जो है ना ब्रॉड टू क्लासिफिकेशन है। टू क्लासिफिकेशन कुछ है कि सिंपल इंडेक्स में आप सिर्फ वन वेरिएबल को स्टडी करते हो और कंपोजिट इंडेक्स में जिसमें आप दो से ज्यादा वेरिएबल को इन्वॉल्व करते हो। और ज्यादातर आपके इंडेक्सेस किस फॉर्म में होती है? कंपोजिट फॉर्म में होती है, यानी कंपोजिट इन नेचर होती है। सो इंडेक्सेस को बनाने से पहले इंडेक्स बनाने में क्या क्या इश्यूज है वो हम डिस्कस करते हैं। पहला इशू आता है सिलेक्शन ऑफ डेटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि आप वो ही डेटा लो जो आपके इंडेक्स को प्रॉपर डिफाइन करें। ठीक है, सो सिलेक्शन ऑफ द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सही से लो। जैसे पर्पस टू नोइंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग में कौन कौन से कॉम्पोनेंट आते हैं? पहला कॉम्पोनेंट आता है शेल्टर और दूसरा आता है फूड, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, क्लोथिंग, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर। ये मेन कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालने के लिए। पर अगर मैं इसमें कैपिटल गुड्स को इन्वॉल्व कर दूं तो मेरा क्या होगा? इंडेक्स जो बनेगा वो इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा ना कॉस्ट ऑफ लिविंग को। तो वही कंपोनेंट को लो जो आपके रेलेवेंट हो, यानी सिलेक्शन ऑफ द डेटा में आप डेटा की कंपोनेंट रेलेवेंट वाले बेस पे ही आप सिलेक्ट करो।
तो सिलेक्शन ऑफ द डेटा ये बहुत टफ टास्क हो जाता है अगर आप इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। सो दूसरा कौन सा इशू है, दूसरी इशू की बात करें, ओके। सो पहला अब आता है यहाँ पे लिखा रिप्रेजेंट करना। जैसे आप सिलेक्ट करते हो डेटा को तो उस टाइम डेटा को उठाते हो तो कैसे उठाते हो, रैंडम सैम्पलिंग बेस पे या फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बेस पे। अब रैंडम सैम्पलिंग तो मींस कि आपके पास पॉपुलेशन गिवन है, आप उस पॉपुलेशन में से आप डायरेक्टली निकाल लेते हो, यानी पॉपुलेशन में से सैंपल निकाले ना, रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक और सैम्पलिंग की बात की हुई है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अभी होता क्या है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एक टाइप की टेक्निक होती है। जो रिसर्चर है, जो कंस्ट्रक्ट करने वाला पर्सन है, वो क्या करता है, होमोजेनिटी बेस्ड पर, यानी होमोजेनस ग्रुप से वो डेटा उठाता है। अब होमोजेनस ग्रुप का क्या मतलब, जैसे मैं ह्यूमंस के ऊपर स्टडी कर रही हूँ तो मैं ह्यूमंस को इंक्लूड करूंगी, एनिमल्स को नहीं। सबसे पहले क्या होती है कि होमोजेनिटी के बेस पर, यानी पहले मैं होमोजेनिटी के बेस पर डेटा पिकअप करूंगी, ओके, होमोजेनिटी के बेस पर डेटा पिकअप करूंगी। उसके बाद उसमें स्ट्रेटा बनाए जाते हैं, यानी उसकी अलग क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसे सारे ह्यूमन है, मैंने ह्यूमन लिया, ह्यूमन में मैंने उसके साथ मेल फीमेल, फीमेल में भी फिर उनके एजेस के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रेटा बना दिया। फिर उसमें से मैं रेंडमली पिकअप कर रही हूँ। सबसे पहले आपने ग्रुप उठाया, फिर उसके स्ट्रेटा बना दिया, स्ट्रेटा में भी कैटेगराइज कर दी गई, यानी हाइड्रोजेनस, यानी इसमें भी हाइड्रोजेनस हो गया ना कि मेल फीमेल जेंडर के अकॉर्डिंग कर दिया। उसमें से आपने रेंडमली कोई सैंपल पिकअप किया तो ये कहलाता है आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो ये इंश्योर करना होता है कि जब सैम्पलिंग कर रहे हो, आप सैम्पलिंग डेटा जब आप कलेक्ट कर रहे हो तो आपका डेटा कैसे है, ठीक है। सो अनदर एग्जांपल है अब बेस पीरियड। बेस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, इंडेक्स नंबर होते ही रेशियो है, जो करंट और बेस का रेशियो होता है। तो बेस पीरियड सिलेक्ट करने से पहले आप वो देखेंगे कि वो जो बेस पीरियड है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में चल रहा है। जैसे अभी शाइनिंग एग्जांपल चल रहा है कोविड-19 पेंडेमिक 2020। अब 2020 को अगर मैं एज अ बेस पीरियड लूं, अगर मैं 2025 में हूँ, 2025 मेरा करंट पीरियड है और मैं 2020 को मैं एज अ बेस पीरियड लूं, तो क्या ये सही होगा? अभी सबको पता है कि 2020 में कई सारे प्रोडक्शन डाउन हुआ है, सबकी जीडीपी नेगेटिव, यानी हमारी खुद की जीडीपी नेगेटिव 23 हो गई है, तो ऑलमोस्ट सारी कंट्री अफेक्टेड है। तो क्या मैं अगर कोई भी स्टडी के लिए मैं 2020 का डेटा लूं एज अ बेस, तो क्या सही होगा? नहीं, ठीक है। तो आपको बेस पीरियड अच्छे से चूज करना होता है कि वो ईयर लो जिसमें कोई ऐसी घटनाएं नहीं हो, जैसे अनप्रिडिक्टेबल एक्सीडेंट या फिर कोई डिजास्टर ना हो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो। तो ये क्या होता है कि बेस पीरियड को सिलेक्शन हो, जैसे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट उसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, जैसे वॉर हो गया, स्ट्राइक हो गया, ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स है, वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो बेस ईयर का सिलेक्शन करना, केयरफुली सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपना इंडेक्स नंबर। फिर होता है सिलेक्शन ऑफ वेट्स। वेट्स की जैसे आप वेट मेथड होता है ना, वेटेड एग्रीगेटर मेथड, जिसमें आप पर्टिकुलर कमोडिटी को उसके रेलेवेंस के अकॉर्डिंग उसको वेट असाइन करते हो। सो वेट असाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस देखो जो कमोडिटी ली गई है, क्या उस कमोडिटी का आपने वेट दिया है, क्या वो सही है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में। अभी मैंने आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का कॉम्पोनेंट बताया था, दैट इज शेल्टर, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, क्लोथिंग, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, ये सब होता है। तो इसके अंदर में फूड है, फूड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया मेरे लिए? सीरियल्स हो गए ना, अनाज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उसकी इंपॉर्टेंस की कंपैरिजन क्या मैं शुगर के साथ कर सकती हूँ? नो, मतलब उतना ही रेलेवेंट है। मतलब अगर मैंने वेट असाइन किया तो मैंने सीरियल्स को कम वेट असाइन किया और शुगर को ज्यादा वेट असाइन किया, तो क्या मेरा इंडेक्स नंबर सही आएगा? नहीं। तो ये इश्यूज होती है कि आपको देखना पड़ता है कि जो आपके कंपोनेंट है उसके रेलेवेंट इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कंसिडर करते हुए आप उसको वेट असाइन करते हो। ओके, सो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एवरेज। अब यूजेस ऑफ एवरेज का मतलब क्या है कि अब कई सारे आपके पास डेटा होती है, तो ऑलवेज आपका एवरेज सही डेटा नहीं देता। ओके, एवरेज में आप क्या करते हो, जो भी अकरेंस होती है सबको डिवाइड कर देते हो, यानी सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वो हर बार रेलेवेंट नहीं होता। जबकि जो ज्योमेट्रिक मीन है ना, वो एवरेज से ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप जब अपनी इंडाइसेस बना रहे हो, इंडाइसेस नथिंग बट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स। ओके,
अर्थमेटिक मीन इज यूज एज सिंप्लिसिटी। जैसे नॉर्मल से डेटा हो तो सिंप्लिसिटी के लिए आप अर्थमेटिक मीन यूज कर रहे हो, यानी एवरेज ले रहे हो, बट आपके पास अगर इंडेक्स बना रहे हो तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन लेना ज्यादा अच्छा होता है, यानी रिलेटिवली उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। सो ये इश्यूज हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल्स जो आप जिस पे आप स्टडी करने जा रहे हो उसकी चूज करना, उसको कैसे चूज कर रहे हो। जैसे अब टाइम टू टाइम दीज में भी एवरेज ऑफ सर्टेन, अब जो आपको वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर में एक एग्जांपल दे रखा है, प्राइस इंडेक्स नंबर, इट इज नेसेसरी टू डिसाइड वेदर टू हैव होलसेल प्राइस और रिटेलर प्राइस। अगर आप अगर प्राइस इंडेक्स नंबर को बना रहे हो तो आपके पास डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने कौन सा वेरिएबल लेना है, होलसेल लेना है या रिटेलर लेना है। जो आपका जो चॉइस है वुड बी डिपेंड ऑन द पर्पस, कि आप किस पर्पस से कर रहे हो वो आपको डिसाइड करना होता है। तो जो भी मतलब कुल मिला के जो आपको वेरिएबल होता है वो आपको अपने पर्पस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। ओके, सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे जो आपके ऑथर है, स्टैटिस्टिशियन है, उन्होंने अपने अपने फॉर्मूले दे रखे हैं। अब आपके पास फॉर्मूला, जैसे अगर मैं लेस्पे का फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, लेस्पे का फॉर्मूला बेसिकली प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो उसको अगर मैं प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए किया था, फिर अगर मैं कोई और फॉर्मूला लगा रही हूँ तो मेरा जो रेलेवेंट जो रिजल्ट है वो रेलेवेंट नहीं आएगा। ओके, सो आप फॉर्मूले को सही से सिलेक्ट करें, क्योंकि हर एक फॉर्मूला अपने आप में वेरी करता है। अभी आप इसके आगे नीचे और पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फॉर्मूले में आता है, आप 3-4 टेक्निक्स पढ़ेंगे। ओके, तो उसमें आपको क्लियरिटी होगी कि फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर करते टाइम आपको नोटेशन करनी होती है, जो आप सिंबलाइज करते हो अपने वेरिएबल्स को, जैसे P4 प्राइस है, Q4 क्वांटिटी है, तो ये नोटेशन करना होता है। ओके, सो कंस्ट्रक्ट करते टाइम आपको ध्यान देना होता है कि आपका जो नोटेशन है वो सही होना चाहिए और सही से रिप्रेजेंट करे। ओके, अब रिलेटिव्स, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडेक्स नंबर इज प्राइस रिलेटिव, which is ratio of the price of single commodity in the given period to its price in another period। इसे कहते हैं रिलेटिव्स। जैसे आप रिलेटिव मेजर्स निकालते हो ना, PN क्या है यहाँ पे, सम ऑफ द करंट, जो भी आपके पास प्राइस जो भी गिवन है ये करंट का होता है, P0 आपका बेस का होता है। ओके, सो रिलेटिव प्राइस निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरह समझा रखा है, क्वांटिटी के लिए सेम और वैल्यू के लिए इस टाइप का। ओके, सो ये देख लीजिए कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के बाद देखते हैं मेथड्स को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि इसके मेथड्स क्या होते हैं। 2 टाइप के मेथड है, सिंपल और वेटेड, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास। हाय लर्नर, दिस इज प्रतिभा शर्मा। हम सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 19 यूनिट फर्स्ट है इंडेक्स नंबर। ये इसका पार्ट 2 वीडियो है, मैं पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें हमने इश्यूज, इंडेक्स नंबर होते क्या है ये डिस्कस करा है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। सो 3 टाइप के इंडेक्सेस नंबर होते हैं। आपका होता है प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड द वैल्यू इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में हम बेसिकली बात करते हैं कि प्राइस के चेंजेस ओवर द टाइम पीरियड में क्या किया है। ओके, सो कंपैरिजन के लिए हम प्राइस इंडेक्स को बनाते हैं कि प्राइस का चेंजेस ओवर द टाइम कैसे कैसे हो रहा है, सेम एज क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वैल्यू इंडेक्स निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स। सो चलिए देखते हैं मेथड कौन कौन से होते हैं जब आप इंडेक्सेस को कंस्ट्रक्ट करते हो। तो बेसिकली आज हम इन डिटेल मेथड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं मेथड के पास डायरेक्टली। ओके, सो यहाँ पे आते हैं मेथड। हमारे 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है वेटेड। इसकी 2 क्लासिफिकेशन है, एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव। एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एग्रीगेटेड मेथड। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजीएस्ट मेथड है, इसीलिए इसको इजीएस्ट है, स्टिल इसको हम कहते हैं लीस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड है। इसमें आपने करना कुछ नहीं होता, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन यानी करंट प्राइस का सम यानी सिग्मा ऑफ द करंट प्राइस डिवाइड बाय उसका बेस ईयर, उसका आप निकालते हो 100 करके। तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स है जो बिल्कुल इजीएस्ट है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और इसकी लिमिटेशन क्या होती है? इसकी लिमिटेशन 2 टाइप की लिमिटेशन है, मतलब इसके 2 लिमिटेशन है, एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रखा है। सो सिंपल प्राइस एवरेज इंडेक्स रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव से पहले आप इसकी लिमिटेशन को जान लीजिए।
इसकी दो लिमिटेशन है। जो आपका सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स है, ये पहला बोला है कि साइज, द यूनिट साइज अफेक्ट द इंडेक्स नंबर। जो आपकी यूनिट साइज है वो अफेक्ट करती है इंडेक्स नंबर को। ये यहाँ पे लिखा नहीं है, स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप जब सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स निकालोगे तो यहाँ पे बोला है कि हमने पता किया कि जो ड्रॉबैक है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये वाला निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका आपको ड्रॉबैक पता होना चाहिए। तो मैं पहले कह रही थी कि जो यूनिट साइज है वो अफेक्ट करती है इंडेक्स नंबर का। मतलब पहला लिमिटेशन ये है कि फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल 1990 में वीट का रेट, यानी जो आपका राइस या वीट ले लो, सपोज राइस है, राइस का जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल 1990 में राइस का जो प्राइस है वो कुछ 7 रुपीज था। ठीक है, और हम 2002 में देखते हैं, 2000 में सपोज 2000 में देखते हैं, जो इसी राइस का प्राइस है वो 9.5 हो गया है। अब यहाँ देखोगे तो इसके बीच में जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम है, यानी प्राइसेस में जो डिफरेंस आया वो बहुत कम है। बट आपका जो ईयर है, ईयर का जो बेस ईयर, जो आप इसका जैसे 1990 का अपना एक इंडेक्स नंबर होगा प्राइस का, और 2000 का भी अपना इंडेक्स नंबर है, यानी इनके ईयर, जो बेस ईयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट इसकी जो असली जो रियल प्राइसेस है उसमें डिफरेंस कम है। मतलब ये कहता है कि जो साइज है, यूनिट का जो साइज है वो अफेक्ट करता है इंडेक्स नंबर को। दूसरा कहता है कि इंपॉर्टेंस नहीं देता हर एक कमोडिटी को। जैसे जो अगर मैं प्राइस इंडेक्स बना रही हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग का, तो उसमें फूड का अपनी इंपॉर्टेंस होगी, तो ये रिलेटिवली हर किसी को स्पेसिफाइड नहीं करता। ये कुछ लिमिटेशन थी। अब सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड्स को कंस्ट्रक्ट करने में, जैसे इसका लिखा हुआ है कि दीज परसेंटेज आर कैलकुलेटेड रिलेटिव मेजर, मतलब इसमें आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए इसमें फॉर्मूला क्या है और इसको बनाते कैसे हैं। इसकी फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, बस फॉर्मूले की एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा भी नहीं है। सिंपल एवरेज सिंपल रिलेटिव मेथड का ये बस इन्होंने एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। ये कमोडिटी और उसका एग्रीगेटिव इंडेक्स है, ये आया कैसे, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। सो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लो। ओके, तो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है P01। ये सारे के सारे जो मेथड बता रही हूँ ये प्राइस इंडेक्स के मेथड्स है। क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स के अलग अलग डिस्कस करेंगे। जो अभी हम पढ़ रहे हैं सारा का सारा प्राइस इंडेक्स का है। ओके, तो सिग्मा P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100 डिवाइड बाय F, ये होता है फॉर्मूला सिंपल एवरेज रिलेटिव इंडेक्स निकालने का। ओके, और इसको हम ऐसे नंबर, मतलब अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो इसका लैंग्वेज का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, सम ऑफ द प्राइस रिलेटिव, ये प्राइस रिलेटिव ही है बेसिकली, तो प्राइस रिलेटिव्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, सो ये इसका फॉर्मूला। और इसकी खुद की भी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि पहली लिमिटेशन कहता है कि ईच प्राइस ऑफ क्वांटिटी इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंट। कहते हैं अगर मैं सिंपल एवरेज रिलेटिव इंडेक्स की बात करूं तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको रिलेटिव इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो रियल लाइफ में रियलिस्टिक नहीं है। दूसरी लिमिटेशन ये होती है कि अरिथमेटिक मीन का यूज किया जाता है। बेसिकली आप इसमें क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो फिर डिवाइड कर रहे हो उसके नंबर ऑफ द ईयर से, तो ये अरिथमेटिक मीन होता है। तो अरिथमेटिक मीन जो है एवरेज और रेशियो के लिए मतलब राइट चॉइस नहीं है। तो ये इसकी दो लिमिटेशन आती है सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड्स की। ओके, सो नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है वेटेड मेथड। वेटेड मेथड के दो फॉर्मूले हैं, पहला वेटेड इंडेक्स नंबर, फिर आता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स में इसमें 3 टाइप के पर्सन्स की जो थ्योरीज गिवन है, फॉर्मूले हैं, वो यूज किया जाता है। सबसे पहले लैस्पेर्स इंडेक्स, ओके, फिर दूसरा आता है पास्कीज इंडेक्स एंड थर्ड वन इज फिशर। और इन्होंने एक्स्ट्रा इंक्लूड भी किया हुआ है मार्शल एजवर्थ का भी, ये फॉर्मूला गिवन है।
सो अगर मैं लास्ट पेयर इंडेक्स की बात करूं तो लास्ट पेयर क्या करता है, वेट असाइन करता है ईच कमोडिटी का बेस ईयर के अकॉर्डिंग। अब लास्ट पेयर टॉक्स अबाउट बेस ईयर, याद ध्यान रखना ये बेस ईयर के सारा कुछ इसकी जो कैलकुलेशन है बेस ईयर से होती है। देखो ये बेस ईयर की रिप्रेजेंटेशन है और जो पास्की है ना वो बताता है करंट ईयर्स का। पास्की में सब कुछ ज्यादा करंट ईयर का, यहाँ पे करंट ईयर्स भी इंक्लूड करता है पास्की। और इसकी अगर लास्ट पेयर की बात करूं तो लास्ट पेयर जो है सबसे ज्यादा यूज होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई बनाने में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, सो ये लास्ट पेयर की बात हुई। और पास्की बस ये है कि ये करंट ईयर को ज्यादा कंसिडर करता है, करंट ईयर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसकी रिलेटिव वैल्यू असाइन करता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस तो ये कि बेस को कंसिडर करता है ये और ये करंट को करता है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पास्की जी कहते हैं, सॉरी जो लास्ट पेयर जी कहते हैं कि अगर कोई भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी जो कंजप्शन है वो कम कर देगा अकॉर्डिंग टू दी लास्ट पेयर। ये लास्ट पेयर की थ्योरी कहती है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी कंजप्शन उस जो कमोडिटी है उसको कम कर देगा जिसकी वो हाईएस्ट हुई है। जबकि पास्की कहते हैं कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ता है तो कंज्यूमर उसको रिड्यूस नहीं करता, उसकी जो वैल्यू है ना, उसकी इंपॉर्टेंस है उसको कम करता है। ठीक है, तो ये मेजर से कुछ डिफरेंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। और ये इतनी सारी मैंने बात कही है तो शायद आपको ये फॉर्मूला रट जाए और याद हो जाए। तो सबसे स्टार्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सबके फॉर्मूले और सबके फॉर्मूले की एप्लीकेशंस रट्टे होनी चाहिए आपको। सो फिशर की बात करते हैं। फिशर से पहले इन्होंने एक मार्शल एसवर्थ का इंडेक्स दिया हुआ है। मार्शल जी कहते हैं कि इंडेक्स का यूज किया जाता है कि एवरेज ऑफ द बेस ईयर ऑफ द करंट ईयर, इन दोनों का एवरेज के अकॉर्डिंग ये मार्शल एसवर्थ इंडेक्स है जो एवरेज के बारे में बात करता है, जो दोनों बेस और करंट में। और फिशर क्या है, फिशर ज्योमेट्रिक मीन निकालता है लास्ट पेयर्स एंड पास्कीज, ये दोनों की ज्योमेट्रिक है, तभी फिशर को आइडियल इंडेक्स भी कहा जाता है क्योंकि दोनों चीज को कंसिडर करके चलता है। ठीक है, सो अब वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड के बारे में बात करते हैं। इसमें ये फॉर्मूला है सिग्मा pn p0 मल्टीप्लाई p, इन दोनों का क्या आपस से प्रोडक्ट और डिवाइड बाय दिस। अब वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड का यूज हम इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं फैमिली बजट मेथड भी कहा जाता है। इसे वेटेज एवरेज मेथड को फैमिली में लिख देती हूँ, वेटेज एवरेज मेथड आल्सो नोन एज फैमिली बजट मेथड्स। वर्ड्स पे ना, मेरे वर्ड्स पे जाएं, राइटिंग पे ना जाएं। ओके, सो ये कहते हैं, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि ओवरकम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल एवरेज और रिलेटिव मेथड। इसलिए ये दोनों के बीच में डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन था जो मैंने आपको बताया, तो इसलिए हम वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड का यूज करते हैं। वी कैन यूज अ वेटेड एवरेज मेथड और रिलेटिव मेथड। जनरली वेटेड अरिथमेटिक मीन इज यूज, ऑल्दो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैन आल्सो यूज। तो इसके अंदर आप ये क्या निकल रहा है, एवरेज ही निकल रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू असाइन कर दो तो आप उसको रिलेटिवली भी यूज कर सकते हो। ओके, सो ये बात इसके अंदर है। इसके नॉर्मली आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन बिल्कुल आसान है। P1 करंट है, P0 बेस ईयर है, इन दोनों को डिवाइड कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का सम। सो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी एप्लीकेशन में दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। सो देखते हैं आगे, ये सारे मेथड ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। सो ये एक और मेथड बचता है चेन इंडेक्स मेथड। अब चेन इंडेक्स मेथड में कहते हैं कि जो आपकी जो लगातार चीजें चेंज हो रही है, जो आप लगातार चेंज हो रही है, जैसे अब कहते हैं कि एक ही चीज को एक ही बेस ईयर को बनाकर आप ओवर द ईयर कैलकुलेट कर रहे हो, वो गलत है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, चेन इंडेक्स मेथड के अकॉर्डिंग। तो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 1998 का एज अ बेस हम 1999 में ले, 1919 का हम बेस एज 2000 में, तो इस तरह कहते हैं कि लगातार चलना चाहिए। अब चेन इंडेक्स मेथड में ना तो आपका बाकी आप जो ऊपर के एप्लीकेशंस है ना वो काम नहीं आएंगे, इसके लिए अलग सा फॉर्मूला होता है जिसके नीचे फॉर्मूला लिखा होगा। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये है चेन इंडेक्स मेथड का फॉर्मूला, लिंक रिलेटिव करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। सो इन्होंने एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा भी रखा, ये ईयर है, ये प्राइस है, और चेन इंडेक्स मेथड निकाला कैसे, मतलब इन दोनों का, यानी 60 50 बेस ईयर मेरा P0 50 हो गया करंट ईयर,
50 इनका निकाला हुआ है। तो चेन इंडेक्स मेथड्स है, सिंपल सा एप्लीकेशन है। सो एक बार आप इन्हें देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए पूरे पीडीएफ को थरली, और कुछ अगर आपको ना समझ में आए, कहीं डाउट आए एप्लीकेशन करने में फॉर्मूला, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है प्रतिमा शर्मा 440। ये मेरी इंस्टा आईडी, आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को देख लूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग क्लास। हाय लर्नर, दिस इज प्रतिमा शर्मा। सो हम सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 19 है इंडेक्सेस नंबर, ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना क्या है, यूजफुलनेस ऑफ इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर की यूजफुलनेस क्या है, इसके 2 मेथड होते हैं, डिफरेंटिंग एंड स्पाइसलिंग। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। सो डायरेक्टली चल मैं आपको पेज नंबर पे लेके जाती हूँ जहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है इस पीडीएफ में। सो यूजफुलनेस ऑफ इंडेक्स नंबर, यूजफुलनेस ऑफ इंडेक्स नंबर होते क्या है, सब डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला कहता है, एज इंडाइसेस आर कंस्ट्रक्ट मोस्टली फ्रॉम डेलिबरेट सैंपल। अभी डेलिबरेट सैंपल को ही कहते हैं हम परपोजिव सैंपल। परपोजिव सैंपल और डेलिबरेट सैंपल होता क्या है, जो रिसर्चर है, रिसर्चर वो वही सैंपल को लेता है जिसमें उसे रिसर्च करना है। मतलब अगर इसकी लिमिटेशन है, जो मैं आप ये बातें कर रही हूँ सारी की सारी लिमिटेशन है, कि मतलब ये कहता है कि रिसर्चर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल्स उठाता है। अब इसके अंदर वो सारे चीजों को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेलिबरेट सैंपलिंग होगी। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं रिसर्चर की अपनी बायसनेस आ जाती है, जो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसकी बायसनेस आ जाएंगी। सो वही ईयर्स को वो लेगा। जैसे अगर आप इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे थे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में हमने कहा था कि सिलेक्शन ऑफ द जो बेस ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेस ईयर के सिलेक्शन के लिए वो वही ईयर को कंसिडर करेगा जिसमें उस पर्टिकुलर कंपनी की प्रोडक्शन बहुत अच्छी रही, यानी उसने बहुत कमाया, तो उसको लेगा या फिर कम लेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती है। तो डेलिबरेट सैंपलिंग चीजें आ सकती हैं और चांसेस हो सकता है एरर का जो आप अवॉइड नहीं कर पाते हो। सो पहली लिमिटेशन ये हुई। दूसरी लिमिटेशन की बात करता है कि सिंस इंडेक्स नंबर इज आर बेस्ड ऑन द सम सिलेक्टेड आइटम, दिस सिंपली डिपेक्ट द ब्रॉड ट्रेंड नॉट द रियल पिक्चर। मतलब कि हमने कुछ सिलेक्टेड आइटम को लिया और उसके बेसिस पे हम जनरलाइज कर रहे हैं कि पूरा का पूरा होगा, यानी पूरी की पूरी चीजें होगी। जैसे आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात कर रहे हो तो उसमें जो आपने कंपोनेंट लिया उसके हिसाब से आप पूरा का खर्चा ही बता रहे हो। तो ये क्या कहता है, ब्रॉड ट्रेंड को बताता है, मतलब रियल पिक्चर नहीं बताता। कहते हैं ना स्टैटिस्टिक इज बिगेस्ट लाई। जो स्टैटिस्टिक में जो चीजें होती है, जो नंबर्स होते हैं, वो बिगेस्ट लाई होते हैं। जैसे आपकी कई सारी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, वो अनाउंसमेंट करती है कि 17 लाख उस पर्टिकुलर स्कीम में दिया जा रहा है। तो रियल पिक्चर उसकी अलग होती है, बस कहने को हो जाता है। तो ये ब्रॉड ट्रेंड को बताता है, जो एक और लिमिटेशन है इसके अंदर। सिंस इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं इंडेक्स नंबर बनाने के लिए, हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कई सारे मेथड है, सिंपल, वेटेड, एग्रीगेटेड, उसमें हमने कई फिशर वगैरह के डिस्कस कर। तो हर किसी के अलग अलग है, अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो अलग अलग रिजल्ट आता है। तो कहते हैं ना इसके अंदर कि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जो न्यू वैल्यू जो आई वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो ये इसकी 3 मेजर लिमिटेशंस हैं। सो लिमिटेशन के बावजूद भी कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो पहली अच्छाई ये है, यानी यूजफुलनेस है कि फ्रेमिंग द सूटेबल पॉलिसीज इकोनॉमिक एंड बिजनेस। अगर आपके पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी या बिजनेस पॉलिसी नहीं बना सकते। ये हेल्प करता है, गाइडेंस देता है, ताकि आप सूटेबल डेटा बना सको, मेजर कर सको इंटेलिजेंस को और रिसर्च कर सको। तो यानी आपके पास डेटा, ये कहते हैं ना डेटा, आज के डेट में डेटा इज मनी। सो जिसके पास ज्यादा डेटा है, प्रिसाइज डेटा है, वो उतनी अच्छी सी पॉलिसी बना सकता है और वो सक्सेसफुल कर सकता है। तो आपके पास प्रिसाइज डेटा और एक्यूरेट इंडेक्स नंबर या डेटा होना चाहिए, तो इसमें ये हेल्प करता है। सेकेंड ये आता है, दे रिवील द ट्रेंड एंड टेंडेंसी इन द मेकिंग ऑफ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इन द साइक्लिकल प्रोसेस। ओके, सो ये हमारी हेल्प करता है, जो इरेगुलर फोर्सेस हैं इसको आप ओवरकम कर सको, हटा सको। सो आप स्टडी करके, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट कहता है कि आप फॉरकास्ट कर सकते हो फ्यूचर एक्टिविटी को। अभी हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड में आप ट्रेंड वैल्यू निकालते हो,
ट्रेंड वैल्यू के हिसाब से आप प्रिडिक्ट करते हो कि सपोज 2020 में किसी कंपनी ने क्या प्रोडक्शन करी है, उसकी जो ट्रेंड वैल्यू है, उसकी जो पिछले ईयर है यानी प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आप उसकी ट्रेंड वैल्यू निकालते हो। ट्रेंड वैल्यू क्या आप बता सकते, उसके बाद आप बता सकते हो कि 2025 में पर्टिकुलर कंपनी कितना प्रोडक्शन करेगा। तो यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, इसका आप प्रिडिक्शन कर सकते हो वाया इंडेक्स नंबर। ओके, तो इंडेक्स नंबर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉन्ग ट्रेंड के लिए, सीजनल वेरिएशन के लिए, साइक्लिकल डेवलपमेंट के लिए, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडेक्स नंबर। दूसरा, इंडेक्स नंबर आर वेरी यूजफुल इन डिफ्लीटिंग। अब डिफ्लीटिंग का अभी हम टेक्निक पढ़ेंगे, इसकी डिटेल में दे रखा है कि डिफ्लीटिंग होती क्या है। फिर भी बता दूं कि डिफ्लेटिंग क्या है, एक टाइप की टेक्निक होती है जो प्राइस लेवल का कितना इफेक्ट आया है वो पता करने के लिए आप डिफ्लेटिंग टेक्निक का यूज करते हो, जो एडजस्ट करता है ओरिजिनल डेटा और प्राइस चेंजेस के लिए जो नॉर्मल है। वेजेस का रियल वेजेस है, अब रियल वेजेस का कैसे, जैसे कि जैसे प्राइस बढ़ती है, अगर किसी कमोडिटी की जो प्राइस बढ़ रही है, अगर एक पर्सन है पूरे मंथ में 100 रुपए कमा रहा है और उसकी उस पर्टिकुलर ईयर में प्राइस बढ़ रही है, तो इसका क्या है, इसकी परचेजिंग पावर ऑफ द कमोडिटी कम हो जाएगी, यानी इसकी वेजेस तो नहीं बढ़ी ना, रियल वेजेस नहीं बढ़ी। तो ये क्या होता है, रियल वेजेस को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है डिफ्लेटिंग टेक्निक। ये एक्सप्रेस करता है, ये एक टाइप का एक प्रोसेस है जो हम जिसके थ्रू हम रियल वेजेस को निकाल सकते हैं प्राइस इंडाइसेस का यूज करके, जो मनी वेजेस का यूज करके। ओके, सो अभी क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ, ये हो गया, समझ में आ गया होपफुली आपको। नेक्स्ट लिखा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेजर द चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर द इंडेक्स। मतलब हर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब कितने लोगों में परचेजिंग पावर बढ़ी है, कि अब पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग कितने लोगों का स्टैंडर्ड क्या था रहने का, अब कैसा है, तो ये आप बता सकते हो आराम से, इंडेक्स नंबर आपके पास अवेलेबल है। सो ये इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान थे। सो अगर हम टेक्निक की डिस्कस करेंगे, पहली टेक्निक आती है डिफ्लेटिंग ऑफ टाइम सीरीज यूजिंग द इंडेक्स नंबर। तो डिफ्लेटिंग एज आई टोल्ड यू, ये एक टेक्निक है जो आपको रियल पिक्चर बताती है। बेसिकली आपकी जो रियल पिक्चर है वो, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ईयर्स गिवन है और होलसेल प्राइस ऑफ द इंडेक्स है। अब जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट गिवन है करंट प्राइस का, उसके थ्रू आप रियल जीएनपी निकाल सकते हो। दो टाइप की होती है ना, ग्रॉस और रियल। सो इसमें आपने कैसे निकाला कि सिंपली आपने 7499 को 113.1 को डिवाइड दिया और मल्टीप्लाई बाय 100, आपका रियल निकला। तो डिफ्लेटिंग जो प्राइस इफेक्ट का जो चेंजेस है वो आपको कैलकुलेट करके देता है डिफ्लेटिंग टेक्निक के थ्रू। सो इसके अंदर कुछ खास नहीं, बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेटिंग वैल्यू कैसे निकालते हो आप, करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। सो ये है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, एक और फॉर्मूला गिवन है इसका, करंट वैल्यू आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बेस प्राइस डिवाइड बाय करंट प्राइस। और नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग और शिफ्टिंग ऑफ प्राइस। ये एक और मेथड है, 2 टेक्निकल पॉइंट्स बताते हैं कि ये अब हम डिस्कस करते हैं शिफ्टिंग में। शिफ्टिंग के लिए तो सिंपल सा है कि प्राइस कितना शिफ्ट हो रहा है ओवर द टाइम पीरियड। ये ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स है और इसका बेसिस के अकॉर्डिंग निकाला है, यानी ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय द प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इज शिफ्टेड। सो शिफ्टिंग। अब ये सैम्पलिंग को समझिए, सैम्पलिंग के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ में गिवन नहीं है। चलो, सो आप क्या करते हैं, सैम्पलिंग के बारे में बताते हैं। सैम्पलिंग होता क्या है, सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि एक स्टैटिकल प्रोसीजर है। सैम्पलिंग क्या है, ये एक स्टैटिकल प्रोसीजर है जो 2 सीरीज ऑफ इंडाइसेस को कॉन्टिन्यूटी करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी 2 टाइप की सीरीज के जो ओवरलैप कर रहे होते हैं बेसिकली, वो कॉन्टिन्यूटी बनाने में हेल्प करता है। सैम्पलिंग मींस रिड्यूसिंग द ओवरलैपिंग सीरीज ऑफ इंडाइसेस डिफरेंट बेस पीरियड, और उसको कंटिन्यूटी में बनाता है। सैम्पलिंग क्या करता है, कंटिन्यूटी में आपको बनाता है। यहाँ पे सैम्पलिंग का फॉर्मूला गिवन नहीं है, मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रही हूँ इन केस अगर आपसे निकालने के लिए पूछा जाए तो कैसे निकालोगे। सैम्पल्ड इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू न्यू इंडेक्स नंबर ऑफ current period multiplied old index number of new based period divided by 100।
ये कुछ इसका फॉर्मूला होता है सैपलिंग का। तो सैपलिंग एक टाइप की टेक्निक है, जो ऐसे अब एक और अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो सैपलिंग का है क्या। सैपलिंग में क्या होता है ना, कमोडिटी, जैसे अगर पिछली जो कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में जो भी कैलकुलेट करने में कमोडिटी यूज की गई है, अब वो ओवर द टाइम पीरियड वो कमोडिटी रिप्लेस हो चुका है न्यू कमोडिटीज के लिए। तो जब आप पुरानी कमोडिटी का रिप्लेसमेंट हो चुका है न्यू कमोडिटी से, तो ये ओवरलैप करके बीच एक ईयर आएगा जहां पर ये दोनों ओवरलैप करेंगे। तो इस चीज को हटाने के लिए हम सैपलिंग डिवाइस का यूज करते हैं, जो मैंने फॉर्मूला यूज किया। सो इसके बारे में ज्यादा कुछ जानने को है नहीं, जितना था मैंने आपको बता दिया। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। सो यहाँ पे बता रखा है रिलेटिव। अब ये टेस्ट ऑफ एडिकेसी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके 4-5 मेथड्स हैं। अगर आपको इसके बीच में कहीं आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है प्रतिमा शर्मा 440। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ से अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग क्लास। हाय लर्नर, दिस इज प्रतिमा शर्मा। हम सी फाउंडेशन स्टडी मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 19 यूनिट 1 है और ये पार्ट नंबर 4 है। ओके, सो मैं इसके 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने इशू, टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्सेस, चेन इंडेक्स क्या होता है, यूजफुलनेस, ये हम पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है टेस्ट ऑफ एडिकेसी और इसके मेथड्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पेज नंबर मैं आपको लेके जाती हूँ जहां पर ये गिवन है। ओके, टेस्ट ऑफ एडिकेसी। सो पेज नंबर 12 पे आपके पास है ये टेस्ट ऑफ एडिकेसी। इसके एडिकेसी टेस्ट करने के लिए, यानी जो आपने इंडेक्स नंबर बनाया है वो कितना सही है, उसकी एडिकेसी क्या है, ये चेक करने के लिए हमारे पास 3-4 फॉर्मूले हैं, मतलब 3-4 मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या लिखा हुआ, यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट क्या कहता है कि द टेस्ट ऑफ this test required that formula should be independent of unit in which or for which price of quantity are quoted। मतलब जो आपके पास जो आपने क्वांटिटी और प्राइस लिया है वो यूनिट, मतलब इसके अंदर क्या, यूनिट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स को छोड़कर, बाकी सब में ही होना चाहिए। सो पहला सिंपल सा है, कहता है कि जितने भी आपने बनाए हैं प्राइस और क्वांटिटी का, तो वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूनिट होने चाहिए, ऑफ द यूनिट होना चाहिए। सेकंड मेथड कहता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल मेथड कहता है इट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द गिवन मेथड विल वर्क इन बोथ वे, यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों वे में वर्क करता है या नहीं करता। यानी पहले हमने 0-1 से कैलकुलेट करा और 1-0 से कैलकुलेट करा, क्या ये दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये कहता है टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है। ओके, सो P01 यहाँ पे टाइम 1 है और P0 है, यानी पहले आपने क्या किया, बेस और करंट लिया, फिर करंट और बेस लिया और इन दोनों का मल्टीप्लिकेट जो प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू 1 आ रहा है नहीं आ रहा। सो अगर आपने नोटिस किया होगा, जो आपका लेस पेयर मेथड है, मैंने आपको लेस पेयर मेथड बताया है, जो आपको बेस को कंसिडर करता है। ओके, और पास्की मेथड जो होता है करंट ईयर को कंसिडर करता है। पर अगर ये दोनों इंडिविजुअल है, ये दोनों कभी भी इसका प्रोडक्ट तो दे ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बेस और करंट दोनों यूज हो रहा है। सो इसीलिए ये वाला मेथड तो यूजलेस हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात कर रहे हो तो ये दोनों मेथड यहाँ पे काम नहीं आते। दूसरा नॉट सेटिस्फाइड है, बट जो आपका आइडियल है यानी फिशर है, फिशर वो आपका काम करता है। फिशर क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है लेस पेयर एंड पास्की का, तो इसीलिए फिशर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएगा। ओके, सो देखते हैं इसका और क्या एक्सप्लेनेशन गिवन है, समझ में आएगी मेथड आपको क्या है। ओके, सो यहाँ देखो ये लेस पेयर का मेथड बता रखा है, ये लेस पेयर का है, यानी लेस पेयर में P01 निकालने का फॉर्मूला और 10 का, तो ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, ना ही पास भी कर पा रहा है, बट फिशर कर सकता है क्योंकि फिशर ज्योमेट्रिक मीन होता है इन दोनों का। सो फैक्टर रिवर्सल मेथड। फैक्टर रिवर्सल मेथड क्या होता है, दिस होल्ड द व्हेन प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स। मतलब जब आपने 3 टाइप ऑफ मेथड पढ़े हैं, 3 टाइप ऑफ मेथड, जैसे क्वांटिटी और प्राइस एंड द वैल्यू,
ये 3 टाइप के इंडेक्सेस होते हैं। पर ये कहता है फैक्टर रिवर्सल मेथड, यानी आप क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या वो वैल्यू के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो इसके अंदर P01 निकालेंगे, यानी ये वाला अगेन फिशर ही सेटिस्फाइड कर पाता है इस पूरे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। सो फिशर का ये वाला फॉर्मूला P0 के लिए और Q0 का, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो वैल्यू के इक्वल हो जाए। ये वैल्यू का फार्मूला होता है, V01 का फार्मूला होता है ये वैल्यू का। ओके, सो अगेन फिशर इसीलिए हमारा आइडियल मेथड कहलाता है, दोनों बार प्रूफ हुआ। ठीक है, सो फिशर इज इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल इंडेक्स बिकॉज ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई बोथ टेस्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड से दोनों टेस्ट को करता है, इसीलिए इसको आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। ये आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि बड़े प्यार से कि क्यों कहा जाता है फिशर रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एडिक्वेसी टेस्ट है आपका सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट में ये है कि आपके पास डेटा ओवर द टाइम चेंज होता रहता है। सर्कुलर टेस्ट कहता है कि जो डेटा है वो उसका बेस ईयर है वो बार बार रिवाइज होता रहता है, यानी इंप्रूवमेंट होती है। इट्स कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंज ओवर द टाइम पीरियड ऑफ द ईयर। सो सर्कुलर में ना ही तो आपका जो आपका लेस्पियर है, पैस्की है ना फिशर है, ये तीनों के तीनों कोई भी ये फॉर्मूले जो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन के वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता सर्कुलर टेस्ट को। ठीक है, तो सर्कुलर टेस्ट को कौन सेटिस्फाइड करता है, यानी सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेट मेथड ऑफ फिक्स, यही वाले जो मेथड से ये सेटिस्फाइड करता है सर्कुलर टेस्ट को। सो इनकी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, प्राइस रिलेटिव कैसे निकाला जाता है और वेटेड एग्रीगेटिव डिस्कस कैसे निकाला जाता है। तो ये आपके पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। सो ये सारे मेथड्स बचे। सो ओवरऑल हम देख लेते हैं कि हमने सारा कुछ पढ़ लिया। सुपर पिक्टोरियल पे आए नंबर इंडेक्स में। सो हमने इशूड कौन से होते हैं ये पढ़ लिया, मेजर ऑफ इंडेक्सेस। सो ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या फिर कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है प्रतिमा शर्मा 440, ये मेरी इंस्टा आईडी है। आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वारी से रिलेटेड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग क्लास। हैव अ गुड डे। हाय लर्नर, दिस इज प्रतिमा शर्मा। ये स्टैटिस्टिक का चैप्टर 19 यूनिट 2 है। सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल को हम स्टडी कर रहे हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा टाइम सीरीज है, लास्ट चैप्टर है हमारे स्टार्ट्स का। सो टाइम सीरीज होता क्या है, जब आप क्वांटिटेटिव डेटा, जो क्वांटिटेटिव डेटा होती हैं वो उसकी अकरनेस को जैसे जैसे वो मतलब अकर करनी है उसको आप रिकॉर्ड करते हो एक सीरीज वे में, तो वही कहलाती है आपकी टाइम सीरीज। सो ये इसके कंपोनेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से हमारा चैप्टर से। ओके, सो यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन गिवन है कि अ टाइम सीरीज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट अ स्पेसिफाइड टाइम यूजुअली एट द इक्वल इंटरवल्स। तो ये कहलाता है आपका टाइम सीरीज। सेम कि जो कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा है उसको आप उसकी अकरनेस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हो, यही कहलाती है आपकी टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज करने के फायदे क्या है, क्यों हम टाइम सीरीज को कर रहे हैं, तो ये हमारी हेल्प करता है समझने में कि पास्ट जो बिहेवियर है वेरिएबल का, यानी पिछला जो भी आपके पास वेरिएबल है उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर उसकी प्रेडिक्ट कर सकते हो। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी सेल को प्रेडिक्ट करना चाहती है तो उसके जो पिछले कुछ सालों में जो भी उसकी सेल्स का रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्ट कर सकती है कि नेक्स्ट ईयर भी उसकी सेल का कहाँ तक जाएगी। ओके, सो ये हमारी फैसिलिटेट करता है कि प्लानिंग कर सके, जो भी आप प्लानिंग करना चाहते हो तो ट्रेंड वेरिएबल को के अकॉर्डिंगली प्लानिंग की जाती है। ओके, ये हमारा कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है कि पिछले साल से अब साल में कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो ये इन चीजों में हमारी हेल्प करता है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं। पहला लॉन्ग टर्म, सीजनल, साइक्लिकल एंड रैंडम और इररेगुलर। बेसिकली अगर आप किसी अच्छी बुक में देखोगे तो इसकी 2 क्लासिफिकेशन मिलेगी, यानी टाइम सीरीज को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। 2 कैटेगरीज है, एक होती है लॉन्ग टर्म जिसे हम सेकुलर ट्रेंड भी कहते हैं, यानी यही वाला लॉन्ग टर्म, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की बाइफर्केशन ज्यादा है। शॉर्ट टर्म को वैसे रेगुलर और इररेगुलर में बांटा गया है, यानी रेगुलर एंड इररेगुलर। ओके, सो इररेगुलर के अपने अपने नाम है। इररेगुलर को कहते हैं रैंडम और या फिर इरेक्टिक भी कहते हैं। रैंडम
रैंडम तो यहाँ लिखा भी है, इरेक्टिक भी कहा जाता है, ये कहलाता है इरेगुलर का ही नाम है इरेक्टिक वाला। रेगुलर की फिर से दो क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है साइक्लिकल, ठीक है, साइक्लिकल, एंड दूसरा होता है सीजनल, सीजनल, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो साइक्लिकल एंड सीजनल वेरिएशन, मतलब इनके चेंजेस क्या है वेरिएशन के। साइक्लिकल का अनदर नेम क्या है, इसे बिजनेस साइक्लिकल फ्लक्चुएशन भी कहा जाता है, और सीजनल का सीजनल। ओके, सो अब लॉन्ग टर्म के बारे में जानते हो और शॉर्ट टर्म के बारे में जानते हो। सो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस आप करते क्यों, जिससे आपको पता लगे कि जो टाइम सीरीज की मूवमेंट है वो किस साइड में है, अपवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। कभी भी जो आपकी लॉन्ग टर्म सर्कुलर ट्रेंड होती है वो विद इन अ ईयर नहीं होती, बहुत लंबे टाइम के बाद। जैसे अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे कर रही है, मतलब इंक्रीज यानी 2010 में, सपोज 2010 में क्या उसकी किसी कंट्री की पॉपुलेशन रही और अब क्या है, तो ये कहलाता है आपकी टाइम सीरीज, जो आपको बहुत लंबे समय के बाद की जाती है। फॉर एग्जांपल आप इसका अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कि मतलब पर कैपिटा इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, टेक्नोलॉजी इनोवेशन ये इम्प्रूवमेंट कितना हुआ किसी कंट्री का, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन कैसा है, सोशल नॉर्म कैसे चेंज हुए, तो ये तो एक दिन या एक साल में होने वाली बात नहीं, ठीक है, ये लंबे टाइम के लिए किया जाता है। और जिस वेरिएबल को आप स्टडी कर रहे हो ना, उसे हम ट्रेंड ऑफ वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। ओके, सो ये हमारा कुछ मोटा मोटा सा जानकारी रहा कि लॉन्ग जो आपका जो लॉन्ग टर्म है उसको हम स्टडी क्यों करते हैं। ओके, अब शॉर्ट टर्म पे आते हैं। शॉर्ट टर्म की तो कई सारी क्लासिफिकेशन थी जो विद इन द ईयर होती है, और कभी भी शॉर्ट टर्म एनुअली बेसिस पे नहीं किया जा सकता। इवन इसको आप आर्ली बेसिस पे भी कर सकते हो, पर आप कभी भी इसको एनुअली बेसिस पे नहीं कर सकते। जैसे वीकली बेसिस पे कर रहे हो, जो आपकी जो स्टडी जो रिकॉर्ड है वो आपकी वीकली बेसिस पे भी हो सकती है, डेली बेसिस पे भी हो सकता है, आर्ली बेसिस पे भी हो सकती है। मतलब जो वेरिएशन आप चेक करना चाहते हो ये एक छोटी से यूनिट में भी हो सकता है, पर एनुअल बेसिस पे आप सीजनल वेरिएशन को चेक नहीं कर सकते। ये सीजनल वेरिएशन के मेथड्स हैं, कैसे कैसे आप सीजनल वेरिएशन को निकाल सकते हो। सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू 10 टू मेथड, रेशियो टू मूव एवरेज मेथड, और लिंक रिलेटिव मेथड्स। ओके, सो साइक्लिकल में आता है। साइक्लिकल वेरिएशन बेसिकली किसी बिजनेस साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस साइकिल कैसे, जैसे कोई भी कंपनी जब नया नया फॉर्म होती है, कोई भी कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, तो ये वाला स्टेज क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ के बाद उसकी मेच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन करता है। ये वाला एरिया इंट्रोडक्शन का रहेगा, और ये वाला ग्रोथ का, ये वाला ग्रोथ का, और ये वाला मेच्योरिटी का। तो ये कहलाती है आपकी साइक्लिकल बिजनेस, यानी वो कोई भी जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है वो किस स्टेज में है, तो ये साइक्लिकल वेरिएंस कहलाती है। ओके, अब इसमें कुछ बातें एडजस्ट करनी पड़ती है। जब आप इस टाइप की स्टडी कर रहे हो तो आपको कैलेंडर वेरिएशन को स्टडी मतलब एडजस्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल किसी मंथ में कभी कभी ज़्यादा डेज होते हैं, जैसे फरवरी में कम डेज होते हैं तो कम सेल होगी, और अक्टूबर जैसे मंथ में ज़्यादा डेज होते हैं तो उसमें ज़्यादा सेल होगी। तो आप जब टाइम सीरीज को स्टडी कर रहे हो तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होती है जो आपको एडजस्ट करनी पड़ती है अपने बारे में। जैसे आता है कैलेंडर वेरिएशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप कैलेंडर वेरिएशन, जैसे अब डे किसी मंथ का वेरिएशन है, फिर प्राइस वेरिएशन। ओके, प्राइस वेरिएशन की प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, प्राइस जैसे कि प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है तो उसको अपने टाइम सीरीज में एडजस्ट करना होता है। पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी आपकी डिमांड बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगा। यानी ये सब चीजें जो आप, ये कुछ मतलब मेजर फैक्टर हैं जो आपकी टाइम सीरीज को इफेक्ट कर सकती है। तो जब आप टाइम सीरीज को स्टडी कर रहे हो तो ये सारे तीन चीजें जो बताई मैंने आपको, कैलेंडर, प्राइस एंड पॉपुलेशन, कैलेंडर, प्राइस एंड पॉपुलेशन, इसको आपको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अब मैं ये बता रही थी आपको साइक्लिकल, जो बिजनेस साइक्लिकल बेसिकली रिप्रेजेंट किया था। आपका था रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन। रैंडम कोई इरेक्टिक कहा जाता है जो अनसर्टेनिटी वे से बेसिकली आप बिल्कुल भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लाइक अचानक से फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वॉर हो गई, तो ये सब चीजें क्या है, जो इरेगुलर वेरिएशन है, ठीक है। तो इसके थ्रू टाइम सीरीज को, ये मतलब ये मेथड हो गए, शॉर्ट टर्म के मेथड्स हो गए। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैसे टाइम सीरीज के कंपोनेंट होते हैं आपके 4 कंपोनेंट होते हैं। ये क्या है, बाय क्या है, टाइम सीरीज जिसको आप एनालाइज कर रहे हो,
T4 ट्रेंड जो आपका सेकुलर ट्रेंड होता है लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली, और ये सीजनल, S4 सीजनल, और C4 साइक्लिकल एंड I फॉर रैंडम जो आपकी रैंडम वेरिएबल्स होती है, यानी I से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो आप इसको स्टडी करते हो तो ये कहलाता है आपका टाइम सीरीज एनालाइज के कॉम्पोनेंट है। इसी एरिया मतलब सारे कॉम्पोनेंट को एक साथ स्टडी करना ये कहलाता है आपका डिकॉम्पोजिशन ऑफ द टाइम सीरीज, यानी सारे ट्रेंड को आप एक साथ स्टडी कर रहे हो तो डिकॉम्पोजिशन कहलाती है। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, सो मॉड्यूल है, अब टाइम सीरीज के 2 मॉड्यूल होते हैं आपके। पहला मॉड्यूल होता है एडिटिव मॉड्यूल, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव में आपकी कुछ अजम्पशन है, बेसिकली जो आपके 4 कंपोनेंट है जिसके थ्रू आप टाइम सीरीज को स्टडी करते हो, एडिटिव मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो आपकी चारों कंपोनेंट है ना वो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक के बढ़ने घटने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंटरडिपेंडेंट है। और एक बात ध्यान रखना, जब आप एडिटिव मॉड्यूल का फॉर्मूला देखो, इसके नीचे नेक्स्ट गिवन है ये रहा एडिटिव मॉड्यूल का फॉर्मूला। एडिटिव मॉड्यूल का फॉर्मूला ऊपर चला गया, मैं आपके लिए लिख देती हूँ, यानी YT इक्वल्स टू T प्लस C प्लस S प्लस I, ये होता है एडिटिव मॉड्यूल का फॉर्मूला। बेसिकली प्लस कर रहे हो, पर एडिटिव मॉड्यूल में कभी भी जो ट्रेंड है ना इसको परसेंटेज फॉर्म में नहीं किया जाता, बाकी जितने भी वेरिएबल है ये परसेंटेज फॉर्म में किए जाते हैं। ये एडिटिव मॉड्यूल जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, सो एडिटिव मॉड्यूल का अजम्पशन आपको पता लग गया कि एक दूसरे से जितने भी चारों कंपोनेंट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डालते। अब मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूल की बात करूं तो ये अज्यूम करता है कि जो आपके 4 वेरिएबल हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, जो वेरिएशन है वो इंटरडिपेंडेंट है। ओके, इनको कंबाइन करके ही आप मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग टाइम सीरीज जो निकालते हो, यानी T मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई I। ओके, सो ये सिंपल सा डिफरेंस है बिटवीन द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूल। एडिटिव में आप कहते हो कि जो वेरिएशन है वो इंटरडिपेंडेंट है, मल्टीप्लिकेटिव कहता है कि जो वेरिएशन है वो आपस में डिपेंडेंट है। ओके, एडिटिव में फर्क नहीं पड़ता पर मल्टीप्लिकेटिव में फर्क पड़ता है एक दूसरे से। ओके, सिंपल। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, सो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है और आपसे पूछा गया कि इसका ट्रेंड वैल्यू एडिटिव मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ट्रेंड वैल्यू निकालो। अब मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड क्या होती है, यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड निकालना चाहते हो तो उसकी मेजरमेंट क्या है, मतलब क्या क्या टूल्स ऑफ मेथड्स हैं बेसिकली। तो पहला आता है ग्राफिक फ्री हैंड मेथड, फिर आता है मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये सारे के सारे मेथड इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पहला मेथड हम देखते हैं। पहला मेथड आता है फ्री हैंड कर्व मेथड। ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड मेथड है और ये पॉपुलर भी है। ओके, ये पॉपुलर है, बहुत टाइप का ओल्ड है जैसे आप यूज करते हैं। इसमें करते क्या है, सिंपल सा जो आपके पास वेरिएबल गिवन है उसके लिए आपने एक फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, इसीलिए इसका नाम भी फ्री हैंड पड़ा गया है। फिर उसके बाद जो वेरिएबल देखते हो कि कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, यानी अपवर्ड है डाउनवर्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हो। ओके, यानी ये फ्री हैंड है। अब इसके मेरिट्स क्या हो गया कि सिंपल सा है कि आपने बस एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद अपने वेरिएबल्स की जो भी आपके पास डेटा गिवन था उसको प्लॉट कर दिया, उसके बाद आप देख रहे हो कि उसकी मतलब कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, उसके ट्रेंड देख रहे हो। तो ये है, तभी ये कहते हैं इजी है ये, और इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब इसके डिसएडवांटेज वही हो गया ना कि सब्जेक्टिव इन नेचर हो गया कि आप अपने आप से ये ड्रॉ कर रहे हो, तो ये वेरी कर सकता है कि हर कोई अलग अलग फ्री हैंड ड्रॉ करे। ओके, सो ये इसका मेजर मतलब डिसएडवांटेज है। ओके, अगर आपकी इफ द लेंथ ऑफ पीरियड फॉर विच द कर्व इज ड्रॉ इज वेरी स्मॉल, तो अगर आपके पास जो वेरिएशन जो आपका लेंथ है वो बहुत स्मॉल हो तो ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता। ओके, पर ये एडवाइजेबल नहीं होता जब आप इरेगुलर मूवमेंट आप देख रहे हो, इरेगुलर डेटा का वेरिएंस चेक कर रहे हो, तो ये एडवाइजेबल नहीं होता कि आप फ्री हैंड कर्व का इस्तेमाल करो। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ना। समझ में आए तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है प्रतिमा शर्मा 440। ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ओके, सो
देखते हैं। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ट्रेंड फ्री हैंड मेथड्स के लिए आप देख सकते हो 2002 से 2008 में सेल्स का दे रखा है, फिर इसको इन्होंने क्या किया, एक फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया, फिर इसकी वेरिएशन को चेक कर रहे हैं कि कैसे अपवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है। अब सेमी जो मेथड ऑफ सेमी एवरेज मेथड है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए ध्यान से, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। पहली बात ये, अगर आपके पास कोई भी इवन नंबर है तो भाई लॉटरी लग गई आपकी। जैसे इवन नंबर है 1 2 3 4 5 6 है, तो आप सिंपली इसको आधा आधा बांट लोगे, ठीक है, यानी पेयर्स बना लिए, इक्वली बांट लिया आपने, इक्वली बांट लिया, और इसकी जो भी आपके पास सेल्स की यूनिट है, जैसे सपोज सेल्स दे रखा है तो उसको आप ऐड करके उसका एवरेज निकाल लोगे। बट अगर आपके पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आपने यहाँ तो 3 कर लिया, यहाँ 3 कर लिया, तो कहते हैं इसको छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो जो भी आपके पास दे रखा है इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालो, तो ये कहलाता है आपका सेमी एवरेज मेथड। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे गिवन होगा, एग्जांपल चेक करते हैं जरा। सी क्या यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि सेमी एवरेज मेथड से निकालिए, आपकी ट्रेंड लाइन निकालनी है आपको सेमी एवरेज मेथड से, यानी 2000 से लेके 2006 तक आपको ईयर दे रखा है, उसके यूनिट दे रखे हैं, यानी सिंपल है, यानी आपको तो आप 6 तक दे रखा है। सो 1 2 3 यहाँ पे 3 तक पेयर बन जाएंगे आपके, इनको आप अगर इक्वली बांटोगे ये 3 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, पर ये बीच का छूट जाएगा, ओके। तो इसको हम कंसिडर नहीं करके चलेंगे, यानी इन तीनों का एवरेज निकाल लिया, जैसे 100 105 115 इसके एवरेज निकाल लिए, जो ये आया। अब लास्ट वाला है 120 105 और 150, यानी 120 इनका एवरेज निकाला। ये कैलकुलेशन गलत है, हाँ गलत है। जैसे अगर आप 3 1 जा 3 करोगे, 3 1 जा 3 3 1 जा और फिर 1 यहाँ पे आएगा, यानी 9 यानी 113 आएगा, 113.33 आएगा, तो ये गलत दे रखा है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे इन्होंने क्या किया, यहाँ से ये वाले प्लॉट वैल्यू शुरू हुई और यहाँ से लेके 113 तक इसके बीच की एक लाइन खींच दी, और उसके बाद बता रहे हैं कि इनकी वेरिएशन चेक कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमी एवरेज मेथड, ठीक है। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। इसको ध्यान से समझिएगा कि मूविंग एवरेज मेथड में आपको डायरेक्टली इसके एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि मूविंग एवरेज मेथड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इवन और ऑड के केस में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि इंडिकेट कर रखा है 2005 से लेके 2004 से लेके 2012 तक की आपको वेजेस दे रखी है, और इसको बोला है कि मूविंग एवरेज मेथड के थ्रू आपकी ट्रेंड लाइन बतानी है। तो ट्रेंड लाइन देखते हैं। देखो ये आपने सारी सीरीज लिख दी, ठीक है, और इसको कैसे करते हैं। पहले बोला है कि जो आप इसने बोला है कि कैसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप 3 ईयरली कर रहे हो, 4 ईयरली कर रहे हो, 5 ईयरली कर रहे हो, जो जैसा क्वेश्चन है इस केस के अकॉर्डिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड निकाला है, यानी 1 2 3 ये 3 ईयर का सम किया मैंने, इसका सम यही आएगा, ओके। इसका सम आया और इसको 3 से डिवाइड दे दोगे तो आपका ये एवरेज निकल गया। फिर ये वाला 3, इसका सम क्या आया होगा, ये है, इसको फिर 3 से डिवाइड दे दिया तो ये इसका एवरेज निकल जाएगा। तो मतलब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आपका सिंपल सा मूविंग एवरेज मेथड हो जाता है, ओके। सो अगर 4 ईयरली का है तो 4 ईयरली का भी देख लेते हैं कैसे करा हुआ है इन्होंने। 4 ईयरली का भी, 3 ईयरली का तो सिंपल से कैलकुलेट किया गया। अब 4 ईयरली में कहते हैं कि इसके थोड़ा सा पार्ट को कॉम्प्लिकेट किया, यानी 1 2 3 4 ये बेसिकली इवन नंबर में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इवन नंबर का है। तो वो वाला क्वेश्चन जो था ये ऑड नंबर का था, तो ये आसानी से हो गया था। ये इवन और ऑड का आपको देखना पड़ेगा। ये ऑड नंबर का था, 9 ईयर्स का था, ये आपको 8 ईयर्स का गिवन है, ओके। सो इसमें भी कुछ नहीं है, इसको भी ध्यान से देखें तो बहुत ईजी स्टेप्स है। पहले बोला है कि आपको 4 ईयरली राउंड अप है, तो यानी 4 ईयर को जोड़ दिया और इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू रख दी गई है। मेरा पेन का ज़्यादा ही मोटा हो गया। सो इन दोनों के, इनको पूरा 4 को प्लस करा, फिर यहाँ पे लिखा, ठीक है। सेम एज इन 4 को प्लस किया, फिर इसका बीच में लिखा, फिर यही ऐसे इसको 4 को प्लस किया, इसको लिखा, इस तरह से चल रहा है ये, ठीक है। तो ये प्लस करके फिर इसका जो आपको मतलब इसने बोला है कि सेंटर वैल्यू निकाली है ना, मूविंग है, तो इन दोनों की वैल्यू निकाली और फिर इसके लास्ट में 8 से डिवाइड किया गया, क्योंकि 8 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द ईयर है, तो 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये निकल जाएगा। तो ये आ गया हमारा, जब आपके पास इवन नंबर में गिवन हो, ईयर्स आपके पास इवन नंबर में गिवन हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड
ओके, सो नेक्स्ट मेथड हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड है। मैं आपको एट द एंड ऑफ द मैं आपको सेपरेट लीस्ट स्क्वायर के लिए सेपरेट क्लास में आपको समझाऊंगी। ओके, लीस्ट के बाद तो फिर चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं लीस्ट का एग्जाम्पल। लीस्ट में यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ना गड़बड़ कर रखा है, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना नहीं चाहती। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग क्लास। कल मैं आपके लिए जरूर आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए बना के लेके आऊंगी। सो हाय लर्नर, दिस इज प्रतिमा शर्मा। हम सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल को स्टडी कर रही है। चैप्टर 19 का यूनिट 2 है टाइम सीरीज। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। पार्ट 1 में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बच जाता है जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो मेरे को आपको बताना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्टली एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाती हूँ कि इसमें इसकी एप्लीकेशन क्या है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो मैं डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन के थ्रू पास लेके जाती हूँ डायरेक्ट। सो देखिए यहाँ पे आपके पास समरीज में क्वेश्चंस गिवन होते हैं। सो ये रहा मेरे को क्वेश्चन दिया। सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि बोला क्या है कि ये एनुअल प्रोडक्शन दे रखा है, कमोडिटी क्या ईयर्स है और आपको प्रोडक्शन इन टन गिवन है। ओके, सो इसमें बोला है कि फिट अ लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाओ और जो आपको बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। सो इसको हम डिस्कस करते हैं और इसको मैं डायरेक्टली शाम को सॉल्व करती हूँ। आप यहाँ देखें। सो मैं एक प्लेन पेज लेती हूँ इसके लिए। सो प्लेन पेज। सो पहली बात तो इसका फॉर्मूला होता क्या है? लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला होता है YC इक्वल्स टू A प्लस B। एक सेकंड में दोबारा लिखती हूँ। YC इक्वल्स टू A प्लस BX। ओके, सो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कुछ वैसा ही देखने को में लगता है और उसकी प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट वैसी है जैसे आप रिग्रेशन लाइन में निकालती हो y इक्वल्स टू A प्लस BX, जिसमें y क्या होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और मेरा x क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जहां पर आप a क्या है मेरा कांस्टेंट होता है, b स्लोप ऑफ द लाइन है जिसमें आप x में कुछ वैल्यू पुट करते हो और y का रिजल्ट निकलता है। सेम एज यहाँ पर a और b, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बस चेंज ये है कि a और b यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है और इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी होती है। और YC कहलाता है, YC रिप्रेजेंट द ट्रेंड वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज वेरिएबल Y, जो ट्रेंड वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज है वो बताता है। यहाँ पे डिपेंडेंट, बेसिकली ये भी क्या है डिपेंडेंट ही है। किस पे डिपेंडेंट है? X पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे A और B कांस्टेंट होते हैं। B क्या है? ट्रेंड, जो आपकी ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू दी डेटा, वो ट्रेंड निकालना है। तो बेसिकली कैलकुलेशन में आपको A की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी है और सॉल्व हो जाएगा। सो मैं अगेन एक साफ तरीके से लिख सकती हूँ A प्लस BX। अब हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था? ईयर्स गिवन थे, तो मैं एक बॉक्सेस बना रही हूँ। बॉक्सेस आप मेरे साथ बनाते जाएं, इसको सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो बॉक्सेस। सो पहला क्या है? x की लिए लाइन यानी x। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? ईयर्स। ईयर्स 2000 से शुरू था, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 था। ठीक है, अब ये चीज, अब इसके अंदर प्रोडक्शन गिवन था, प्रोडक्शन लिख लेंगे यहाँ पे। प्रोडक्शन क्या क्या गिवन था? प्रोडक्शन को चलो मैंने साइड में लिखा हुआ है अपना प्रोडक्शन। पहले में था प्रोडक्शन 70, फिर दूसरे में था 80 यानी 2001 में 80, 2002 में 90 एंड 2003 में 95, 2004 में 102 एंड 2005 में 110 एंड 2015 में। ठीक है, सो ये मेरा कहलाता है x और ये हो गया मेरा y। पर इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना तो ये वाला जो x है ना वो बस आपको अज्यूम मीन की तरह एक बेस देने का काम करेगी। बाकी आपको इसमें जो रियल x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यानी एक और x यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा।
अब ये कैसे निकालते हैं, हमारे पास टोटल ईयर कितने हो गए, टोटल ईयर हमारे पास n इक्वल्स टू 7 हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ ईयर की कितना है 7 है। सो अगर 7 है तो 7 में आपको मिड वैल्यू निकालना बहुत इजी है, यानी ये 3 बन गया और ये 3 बन गया, इसमें से बीच का ईयर क्या हो गया मेरा 2003, ये मेरा अज्यूम मीन की तरह है, ठीक है। बट अगर आपके पास ईयर, अगर आपके इन केस आपको ईयर किसमें गिवन होगा, इवन नंबर में, तो इवन नंबर में, ऑड नंबर में तो आपकी लॉटरी है, आप आसानी से पता कर लोगे मिड वैल्यू है। अगर आपके पास इवन नंबर में गिवन है तो आप क्या करते, सपोज ये 2005 तक होता, यहां तक होता तो आपके लिए ये दोनों तो हो जाते, इन दोनों के पेयर बन जाते, पर ये दोनों ग्रुप क्या होता, अन रह जाता, ठीक है। तो क्या करते हम यहाँ पर मिड वैल्यू निकालते कैसे, जब आपके पास इवन नंबर गिवन है, यानी 2002 प्लस 2003 इनका सम डिवाइड बाय 2। बट हमारे केस में हमें क्या गिवन है, डायरेक्टली ऑड नंबर है, तो हमें मिड वैल्यू पता लग गई, क्या है वो, मिड वैल्यू 2003 है, मिड वैल्यू 2003 है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, x माइनस 2003, जो आपको गिवन है मिड वैल्यू x माइनस 2003, ठीक है, ये हमारे मिड वैल्यू। तो हम निकालेंगे, यानी 2000 में से 2003 माइनस करूंगी, यानी 2000 में से 2003 माइनस करूंगी तो मेरी रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव का रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा, इसका पहला आएगा -3, -2, -1 एंड 0, क्योंकि 2003 से 2003 गया तो 0 बचेगा, 0 1 फिर 2 फिर 3, थोड़ी सॉरी राइटिंग के लिए एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, x के स्क्वायर, यानी जो आपको x ये है इसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9, ये 4 हो जाएगा, ये 1, ये 0 1 4 एंड 9। अब ये हमारे पास कुछ बहुत हद तक तैयार हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे हम x और y पूरे, मैंने कहा था ये सिर्फ यहाँ पे ये वाला x सिर्फ आपको अज्यूमिंग दे रहा काम करेगा, पर एक्चुअल काम है इस वाले x का, तो यानी x और y, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। x और y को निकालोगे, यानी -70 को -3 से मल्टीप्लाई, यानी -210 -60 और -160 -90 एंड 0 102 220 और 345, ये आ गया हमारे पास x और y। सो ये नंबर ऑफ द ईयर हमारे पास 7 है, इसका टोटल निकाल लेंगे, इसका टोटल क्या आएगा हमारे पास 662, और इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है हमें, पर इसका x स्क्वायर का सिग्मा चाहिए, मैंने सिग्मा x स्क्वायर क्या हो जाएगा 28, फिर ऐसे सिग्मा x और y का क्या हो जाएगा, इसका टोटल करोगे तो 207 आएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को इक्वेट करोगे तो आप 207 आ जाएगा। सो ए कैसे निकालते हैं, आपका पूरा चार्ट हो गया कंप्लीट, इससे ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें ट्रेंड वैल्यू चाहिए, यानी ए को कैसे निकालते हैं, ए का फॉर्मूला होता है सिग्मा y डिवाइड बाय n। सिग्मा y हमने कैलकुलेट करा, दैट इज ये कितना है हमारे पास 662, और नंबर ऑफ द ईयर क्या है हमारे पास 7 है। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा आपके पास, रिजल्ट आएगा 94.57। अब b की वैल्यू निकालोगे तो b के लिए फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा xy डिवाइड बाय सिग्मा x स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा x स्क्वायर। तो सिग्मा xy हमने निकाला, ये क्या था 207 डिवाइड बाय x स्क्वायर जो हमारा 28 था। इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ट्रेंड वैल्यू आ गई, यानी ट्रेंड वैल्यू क्या है 7.39.2। सो ये मेरी ट्रेंड वैल्यू है। अगर अब इसके थ्रू मुझसे पूछ ले कि यार 2007 तक प्रोडक्शन गिवन था, 2007 में कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है 115 टन कर रही है, अगर वो मुझसे 2010 का पूछे कि 2010 में कंपनी कितना प्रोडक्शन करेगी, तो सिंपली में जो फॉर्मूला है जो YC इक्वल्स टू A प्लस BX। अब A की वैल्यू पता लग गई है आपको, A की वैल्यू क्या निकली हमारी 94.57, और B की वैल्यू क्या गिवन है, B की वैल्यू मैंने अभी ट्रेंड निकाला 7.392, ओके, और 2010 का वो निकालना पड़ेगा, यानी X क्या है आपके पास 2010, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ये निकाला है ना आपने X,
तो 2010 मेरा यहाँ पे 2010 माइनस आपकी जो अज्यूम ईयर था वो 2003 था, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, क्या कहते हैं, पॉजिटिव में आंसर आएगा इस केस में। ये 2007 में तो यानी 7 जो भी है, तो यहाँ पे 7 को मैं मल्टीप्लाई करके और इसको मैं इक्वेट करके पता लगा लूंगी कंपनी 2010 में कितना प्रोडक्शन करेगी। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड बेसिकली प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, इसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में लिखा था कि स्ट्रेट लाइन निकाले। सो अपने क्वेश्चन, ये हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखते हैं उस क्वेश्चन में एडिशनल डिमांड क्या थी जो आपको गिवन था। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बोला था फिट लाइन मेथड जो आप निकाल चुके हो लीस्ट मेथड, इसको बोला है कन्वर्ट करो एनुअल इक्वेशन, इस जो पूरा इक्वेशन था एनुअल को मंथली में करो। अगर ये क्वेश्चन क्या है, एनुअल में था ना, ये सारा का सारा रिजल्ट किसमें निकला मेरा, एनुअल में। अगर इस चीज मंथली में बोला जाता तो मंथली के लिए सिंपली 12 से इसको डिवाइड दे देती, और जो आपका ट्रेंड निकला इसको भी 12 से डिवाइड दे देती, तो ये मेरा मंथली में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लीस्ट स्क्वायर मेथड की एप्लीकेशन यही है। अगर आप इनको इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो मेरी आईडी मेरी इंस्टा आईडी है, मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है प्रतिमा शर्मा 440। आप मुझे डायरेक्टली वहाँ मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग क्लास।